हेलो एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करूंगा एफआर के एमटीपी 1 के एमसीक्यूज। चलिए स्टार्ट करते हैं। केस सिनेरियो 1। A Limited is a diversified business group operating in multiple business segments across different parts of the world. It maintains its books of accounts and publishes its annual financial statements under Ind AS. The financial team has been working on closing the books of accounts and generating financial statements for the year ended 31st March X2 and are facing issues in the following transactions while finalization of financial statements। चलिए एक एक करके केस में आते हैं। फर्स्ट केस, ए लिमिटेड ओन्स 250 ऑर्डिनरी शेयर्स इन एक्स लिमिटेड। ओके, ये हमारा कंपनी है ए लिमिटेड और हमने इन्वेस्टमेंट किया है एक्स लिमिटेड में 250 शेयर्स के, विच इज एन अनकोटेड कंपनी। एक्स लिमिटेड हैज अ टोटल शेयर कैपिटल ऑफ 5000 शेयर्स। इसके टोटल शेयर कैपिटल 5000 है, उसमें से 250 शेयर्स मतलब कितना हो गया ये 250 एज कंपेयर टू 5000, 5%। तो 5% शेयर होल्डिंग हमारे पास है। 250 अपॉन 5000 इंटू 100। एक्स लिमिटेड आफ्टर टैक्स मेंटेनेबल प्रॉफिट आर 70,000 पर ईयर। ये कंपनी का पैट है एक्स लिमिटेड का। एन अप्रोप्रिएट प्राइस अर्निंग रेशियो डिटरमाइंड फ्रॉम पब्लिश्ड इंडस्ट्री डेटा इज 15। ये हमारा प्राइस अर्निंग रेशियो है 15। प्राइस अर्निंग मल्टीपल। A Limited's management estimates that the discount for the lack of marketability of X Limited shares and restriction on their transfer is 20%। इसको डिस्कस करेंगे, ये डिस्काउंट रेट क्या होता है। ए लिमिटेड वैल्यूज इट्स होल्डिंग इन एक्स लिमिटेड बेस्ड ऑन अर्निंग्स। फाइन। तो देखो कैसा होगा। कंपनी का प्राइस अर्निंग रेशियो है 15। हम प्राइस अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला क्या लिखते हैं? डेफिनेटली सबको पता है प्राइस अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन अर्निंग्स पर शेयर, या फिर टोटल मार्केट प्राइस अपॉन टोटल। इसको या तो पर शेयर में लिखा जाता है या तो फिर टोटल मार्केट वैल्यू अपॉन टोटल अर्निंग्स भी लिख सकते हैं। प्राइस अर्निंग रेशियो 15 है और हमारे पास टोटल अर्निंग्स दिया है। टोटल अर्निंग्स है 70,000। टोटल अर्निंग्स है 70,000, तो इससे मुझे क्या मिलेगा? ओके, ये ध्यान रखना, ये जो पर पी रेशियो है या तो वो दोनों टोटल में चलेगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, मतलब टोटल मार्केट वैल्यू अपॉन टोटल अर्निंग्स, या फिर पर शेयर मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन अर्निंग्स पर शेयर। क्योंकि यहाँ पे 70,000 टोटल प्रॉफिट ले रहे हैं तो ऊपर जो मार्केट वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा टोटल मार्केट वैल्यू। तो कंपनी का टोटल मार्केट वैल्यू हो गया 70,000 इंटू 15, दैट इज 10,50,000। तो टोटल मार्केट वैल्यू हो गया है 10,50,000। पर इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि ये जो 15 है ना पी रेशियो, वो 15 कंपनी के खुद का नहीं है, वो कंपेरेबल है। कंपेरेबल कंपेरेबल मतलब देखिए यहाँ पे लिखा है एन अप्रोप्रिएट प्राइस अर्निंग रेशियो डिटरमाइंड फ्रॉम एन अप्रोप्रिएट प्राइस अर्निंग रेशियो डिटरमाइंड फ्रॉम पब्लिश्ड इंडस्ट्री डेटा। ये पब्लिश्ड इंडस्ट्री डेटा है, ये कंपनी का नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि ये जो वैल्यू है ये एज पर अदर कंपनीज है या अदर पब्लिश्ड डेटा है। लेकिन अब हमारा कंपनी जो है, पॉइंट नंबर वन, एक तो वो प्राइवेट कंपनी है, सो देयर इज रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफरेबिलिटी। हम शेयर्स इजीली ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, प्लस वो इलिक्विड भी है। देखिए यहाँ पे लिखा है, तो ये जो लाइन है, ए लिमिटेड मैनेजमेंट एस्टिमेट दैट डिस्काउंट फॉर लैक ऑफ मार्केटेबिलिटी एंड रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर, इन दो चीज को डिस्काउंट करने के लिए हमें 20%, हमें इन दो चीज को कंसिडर करना है। क्या मैंने बताया? एक तो लैक ऑफ मार्केटेबिलिटी मतलब इजीली सेल नहीं हो रहा है। दूसरा दूसरा उसमें था एक और दूसरा था ये मार्केटेबिलिटी एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर। फाइन। तो ये दो चीज है, ये रिस्ट्रिक्शन है हमारे इसमें। तो ये जो वैल्यू है ये तो तब होगा 10,50,000 जब ये सब रिस्ट्रिक्शन नहीं होंगे। तो हमें 20% डिस्काउंट करना है, सिंपल। 20% माइनस कर दो। 10,50,000 में से 20% माइनस करेंगे तो कंपनी का टोटल वैल्यू आएगा 8,40,000। आई होप ये समझ गया है सबको। एसेट्स टोटल वैल्यू 10,50,000 है, लेकिन क्योंकि ये हमारा एक्चुअल पीई पे बेस्ड है, ये किसी और के कंपेरेबल पीई पे बेस्ड है, इसलिए हमें हमारे कंपनी के कुछ नेगेटिव्स देखने पड़ेंगे। लैक ऑफ मार्केटेबिलिटी, लैक ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी इजिली, और वो चीज 20% डिस्काउंट है वो माइनस करेंगे तो वैल्यू आ गई 8,40,000। और इस 8,40,000 में हमारा शेयर 5% है। हमने 5,000 शेयर्स में से 250 शेयर्स लिया है, तो दैट इज 42,000। ओके, ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए, इससे हमारा फर्स्ट एमसीक्यू और सेकंड एमसीक्यू कवर हो गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड? वो है 8,40,000। ओके, एंड नॉट 10,50,000। व्हाट इज द फेयर वैल्यू ऑफ ए लिमिटेड इन्वेस्टमेंट? तो जो हमने इन्वेस्टमेंट किया उसका वैल्यू क्या है? उसका वैल्यू हमें आया था 5%, मतलब 42,000। फाइन। नेक्स्ट एमसीक्यू पे आते हैं।
इसमें हमें देखना है कि हमारा रेवेन्यू कितने पे रिकग्नाइज होगा। तो पहले 115 का रूल डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आगे जाते हैं। तो इंडेस 115 में क्या लिखा गया है? सपोज सपोज अगर मैं किसी को कोई सर्विस देता हूं, मैं किसी को कोई सर्विस देता हूं, और सर्विस या गुड्स बेच रहा हूं, जो भी मैं सर्विस दे रहा हूं, और उसके सामने कस्टमर ने मुझे, ये मेरा एंटिटी है, ये मेरा एंटिटी है, और उसके सामने कस्टमर ने क्या किया? कस्टमर ने मुझे पैसे नहीं दिए, कस्टमर ने मुझे सामने कुछ नॉन कैश कंसिडरेशन दे दिया, इसको हम नॉन कैश बोलते हैं। मतलब समझो कोई ज्वेलरी दे दिया, या फिर उसने कोई खुद का सर्विस दे दिया, जो भी हो ये सब चीज। तो अब हमारा इशू आता है कि ये जो सर्विस है, इस सर्विस को हम किस पे वैल्यू करेंगे, हम रेवेन्यू किस पे रिकग्नाइज करेंगे? हम जो सर्विस दे रहे हैं उस पे रिकग्नाइज करेंगे, कि कस्टमर जो हमें जो सामान या जो नॉन कैश कंसिडरेशन दे रहा है उस पे रिकॉर्ड करेंगे? तो इंडिया 115 इज वेरी क्लियर कि हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा होगा कि कस्टमर हमें जो 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 नॉन कैश कंसिडरेशन दे रहा है उसका जो मार्केट वैल्यू होगा वो हमारे सर्विस का वैल्यू होगा। आई रिपीट, कस्टमर ने मुझे जो भी चीज दिया है, जो नॉन कैश कंसिडरेशन दिया है, फॉर एग्जाम्पल कस्टमर ने मुझे मशीनरी दिया या उसने अपना सर्विस दिया, तो मुझे जो भी मिल रहा है उसका जो फेयर वैल्यू होगा वो मेरे सर्विस का फेयर वैल्यू होगा। मतलब रेवेन्यू शुड बी रिकॉर्डेड एट दैट थिंग। जस्ट टू रिकैप में यहाँ पे लिखता हूँ, रेवेन्यू हमारा क्या माना जाएगा? फेयर वैल्यू ऑफ नॉन कैश कंसिडरेशन रिसीव्ड। मतलब हमें जो मिल रहा है उसका फेयर वैल्यू लिया जाएगा। ओके, सी इंडेक्स में यू हैव टू बी वेरी क्लियर। मैं एक जस्ट कॉन्ट्रडिक्शन कॉन्ट्रडिक्शन तो नहीं, मतलब डिफरेंट रूल्स बताता हूँ। देखिए, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंडेक्स 16 देखते हैं, इंडेक्स 16 देखते हैं, और अगर हम एक्सचेंज ऑफ एसेट करते हैं, 1638 दोनों में ये रूल एप्लीकेबल है। अगर हम एक्सचेंज ऑफ एसेट्स करते हैं तो उसमें क्या होता है? अगर मैंने अपना कोई पीपी दिया और सामने से कोई पीपी लिया, तो जो न्यू पीपी आया उसका उसका वैल्यू क्या माना जाएगा? जो पीपी आया उसका वैल्यू क्या माना जाता है? तो उसमें हम देखते हैं भाई जिसका भी वैल्यू इजीली डिटरमाइनेबल है, या वो देखते हैं। लेकिन अगर दोनों का वैल्यू इजीली डिटरमाइनेबल है तो हम क्या करते हैं? हम जो वैल्यू, जो एसेट जा रहा है उसका फेयर वैल्यू हम काउंट करते हैं एज अ कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट। मैं रिपीट करता हूं, हम कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट क्या मानते हैं? जो एसेट जा रहा है उसका फेयर वैल्यू, या जो एसेट आ रहा है उसका फेयर वैल्यू। तो इन इंडिया 16 एंड इंडिया 38 दोनों में जो एसेट आ रहा है, आई एम सॉरी, जो एसेट जा रहा है उसका फेयर वैल्यू, आउटगोइंग एसेट में बोल सकता हूं, जो आउटगोइंग एसेट है उसका जो फेयर वैल्यू होगा वो हमारे एसेट का फेयर वैल्यू माना जाता है। आई होप दिस इज ओके। और लेकिन इंडेक्स 115 में क्या होता है? अगर मैंने भी किसी को सर्विस दी और मैंने सामने से कुछ नॉन कैश कंसिडरेशन लिया, या तो सर्विस या तो कोई प्रॉपर्टी लिया है, तो मेरा रेवेन्यू का वैल्यू क्या माना जाएगा? मेरा जो रेवेन्यू है, मैं जो सर्विस दे रहा हूं उसका वैल्यू क्या माना जाएगा? फेयर वैल्यू ऑफ इनकमिंग इनकमिंग सर्विस या इनकमिंग एसेट। तो ये इसमें देखिए ऑपोजिट रूल है, ये ऑपोजिट रूल है, ये ध्यान रखना है हमें। 16 और 38 में हम जो आउटगोइंग एसेट होता है उसका वैल्यू लेते हैं, और 115 में जो इनकमिंग एसेट है उसका जो फेयर वैल्यू दैट विल बी काउंटेड एज रेवेन्यू। आई होप ये क्लियर हो गया। तो अप्लाइंग दिस रूल, इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? जो हमें सर्विस मिल रहा है वो उसका फेयर वैल्यू हमारे लिए रेवेन्यू होगा। चलिए एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। A Limited has a telecom segment. It entered into an agreement with B Limited, which is engaged in generation and supply of power. The agreement provides that A Limited will provide 1 lakh minutes of talk time to employees of B Limited. हम सामने वाले को हमारा कंपनी का टॉक टाइम देने वाले हैं इन एक्सचेंज फॉर गेटिंग पावर इक्विवेलेंट टू 20,000 यूनिट्स। मतलब हम क्या देंगे? हम टॉक टाइम देंगे। सामने हमें क्या मिल रहा है? पैसे मिल रहे हैं? नहीं, हमें मिल रहा है नॉन कैश कंसिडरेशन, दैट इज पावर। तो ये जो हम सर्विस दे रहे हैं उसका वैल्यू क्या होगा? वो हम क्या कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे? जो हम सर्विस दे रहे हैं उसके फेयर वैल्यू पे ही, या जो आ रहा है सर्विस उसके फेयर वैल्यू पे? तो एज पर 115 जो आ रहा है, जो इनकमिंग है, उसके फेयर वैल्यू पे, जो मैंने यहाँ पे लिखाया कि भाई इन केस ऑफ 115 जो इनकमिंग होता है उसका जो फेयर वैल्यू है उसे रेवेन्यू माना जाएगा। फाइन। तो इस केस में जो पावर हम ले रहे हैं उसका फेयर वैल्यू माना जाएगा हमारा रेवेन्यू। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इन एक्सचेंज फॉर गेटिंग पावर इक्विवेलेंट टू 20,000 यूनिट्स, इतने यूनिट्स मिल रहे हैं। ए लिमिटेड नॉर्मली चार्जेस 0.5 पर मिनट एंड बी लिमिटेड चार्जेस 2.5 पर मिनट। इसका मतलब क्या हो गया? हमने जो 1 लाख मिनट्स ऑफ टॉक टाइम दिए, हमने जो 1 लाख मिनट्स ऑफ टॉक टाइम दिए उसका फेयर वैल्यू है 0.5।
विच मीन्स मैं जो सर्विस दे रहा हूं उसका फेयर वैल्यू है 1 लाख इंटू 0.5, 50,000। और मुझे जो सर्विस मिल रहा है दैट इज पावर, 20,000 यूनिट्स मैंने पावर के लिए, और उसका फेयर वैल्यू है 20,000 मिनट्स का जो पावर है उसका जो फेयर वैल्यू है वो है 2.5 पर यूनिट, एंड बी लिमिटेड चार्जेस 2.5 पर यूनिट। तो 20,000 इंटू 2.5 दैट इज 50,000। तो इन दिस सिनेरियो हमें ये 50 लेना है, ये 50 नहीं। यहाँ पे लकीली अमाउंट सेम है, पर वो जरूरी नहीं है कि ऑलवेज सेम होगा। हो सकता है कि ये 50 नहीं, ये 60 हो। तो क्या करना है वो हमें ध्यान रखना है। तो ऑलवेज जो वैल्यू ऑफ सर्विस मिल रहा है, जो फेयर वैल्यू ऑफ सर्विस मिल रहा है उसका जो वैल्यू होगा वो हमारे लिए रेवेन्यू माना जाएगा। तो ये हमारे लिए 50,000 रेवेन्यू माना जाएगा। आई होप ये पॉइंट ओके है सबको। नेक्स्ट वन, तो ये डी आंसर है। ओके, अब हम आते हैं इंडेक्स 23 बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट वन जो है वो है इंटरेस्ट पे। ओके, ए लिमिटेड बिगैन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू बिल्डिंग एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 7 लाख। सबसे पहले ये जो 7 लाख है ये हमारा एस्टिमेटेड कॉस्ट है, एक्चुअल नहीं, तो इसका ज्यादा रेलेवेंस नहीं होगा। ऑन 1 अप्रैल टू फाइनेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग इट ऑब्टेन्ड अ स्पेसिफिक लोन। हमने एक स्पेसिफिक लोन लिया है 2 lakhs फ्रॉम अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 9% पर एनम। द कंपनीज अदर आउटस्टैंडिंग लोन्स पर, ये हमारे बाकी लोन है जिसको हम जनरल बोरिंग बोलते हैं। ये हमारा स्पेसिफिक बोरिंग है और ये हमारे लिए जनरल बोरिंग है। फाइन, आगे द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द कंस्ट्रक्शन वाज, हमने ये डिफरेंट डिफरेंट मंथ्स में हमने एक्सपेंसेस किए हैं। द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग वाज कंप्लीटेड बाय 31 Jan। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल। नीचे लिखा है द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग स्टार्टेड ऑन 1 अप्रैल एंड ऑल द एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग हैड बीन इनकर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द रिस्पेक्टिव मंथ। मतलब अगर ये अप्रैल है तो हमने खर्चा कब किया है? 1 अप्रैल। अगस्त है तो हमने खर्चा कब किया है? 1 अगस्त, एंड सो ऑन। फाइन, पूछा क्या गया है हमें? हमें इसमें बेसिकली हमें इंटरेस्ट ही कैपिटलाइज करना है, वो पूछा है, वो देखते हैं। पहले हम स्टार्ट कर देते हैं सम। तो सबसे पहले हमें हमें क्या फाइंड करना है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। इंटरेस्ट कब कैपिटलाइज करते हैं हम? इंटरेस्ट कब कैपिटलाइज करते हैं? इंटरेस्ट कैपिटलाइज करते हैं अगर हम कुछ लोन लेते हैं फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट। और क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है? क्वालिफाइंग एसेट वो होता है जो बनने में सब्सटैंशियल पीरियड ले। नॉर्मली सब्सटैंशियल पीरियड को 1 ईयर माना जाता है, वो डिफाइंड नहीं है, उसको हम 1 ईयर मानते हैं। लेकिन अगर इसमें पूछा गया आगे क्वेश्चन में कि भाई व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, और हमारे पास आगे कहीं पे भी अगर हम इसके ऑप्शंस देखेंगे तो नील नहीं है, विच मीन्स यहाँ पे जो 10 मंथ्स का पीरियड है, हमने कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट किया? 1 अप्रैल। कंस्ट्रक्शन कब खत्म किया? 31 Jan। देखो ये दो डेट्स है, ये 10 मंथ्स का है, तो इसे हम सब्सटैंशियल मान लेंगे, इसे हम सब्सटैंशियल अज्यूम करेंगे। ओके, फाइन। नॉर्मली 12 मंथ से ज्यादा रहेगा तो सब्सटैंशियल बोलते हैं, पर इसमें क्योंकि कैपिटलाइज कितना करना है वो पूछा है, नील ऑप्शन तो है ही नहीं, तो मतलब हमें कुछ तो कैपिटलाइज करना ही है। दैट मीन्स क्वेश्चन अज्यूम कर रहा है कि भाई ये सब्सटैंशियल पीरियड है। फाइन, आगे जाते हैं। हाँ, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें जनरल बोरिंग का हमें एवरेज रेट फाइंड करना है। जनरल बोरिंग का एवरेज रेट कैसे करोगे? हमने 7 lakhs का एक जनरल लोन लिया है जिसपे रेट 12% है। फिर हमने 9 लाख का एक जनरल बोरिंग लिया है जिसका रेट 11% है। तो ये मेरा टोटल इंटरेस्ट हो गया, और इसके सामने मेरा टोटल अमाउंट ऑफ लोन कितना है? टोटल अमाउंट ऑफ लोन 16 lakhs है। तो एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया? 7 लाख इंटू 12% दैट इज 84,000। 9 lakhs इंटू 11% दैट इज 99,000। तो टोटल इंटरेस्ट है 1,83,000 डिवाइड बाई 16 lakhs। तो मेरा रेट आ गया, एवरेज रेट आ गया 11.4375, 11.4375%। ये हमारा जनरल रेट है। अब हम देखते हैं हमें कितना कैपिटलाइज करना है ऑन जनरल बोरिंग एंड ऑन स्पेसिफिक बोरिंग। तो यहाँ पे लिखा था एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन कंस्ट्रक्शन वाज, ये डिफरेंट डिफरेंट डेट्स पे डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट दिया है। हमें देखना पड़ेगा कितना अमाउंट जनरल बोरिंग से गया और कितना अमाउंट स्पेसिफिक बोरिंग से गया है। सबसे पहले हमारा जो स्पेसिफिक बोरिंग है उसका अमाउंट है 2 lakhs यहाँ पे जो दिया है, और लोन हमने 1 अप्रैल में लिया है। तो इसका मतलब ये जो 1,50,000 है ये हमने स्पेसिफिक बोरिंग से दिया होगा ऑब्वियसली। तो 2 लाख के जो स्पेसिफिक बोरिंग है उसमें से 1,50,000 हमने यहाँ पे डाल दिया। अब बचा 50,000। तो ये जो 2 लाख है इसमें 50,000 जो गया है वो गया है स्पेसिफिक बोरिंग से, और जो बैलेंस 1,50,000 है वो है हमारा जनरल बोरिंग से। तो हमने स्पेसिफिक बोरिंग को एग्जॉस्ट कर दिया।
1,50,000 फर्स्ट अप्रैल में इन्वेस्ट किया और 50,000 फर्स्ट अगस्त में किया। और ये जो दोनों है ये हमारा ऑब्वियसली जनरल बोरिंग से होगा, क्योंकि स्पेसिफिक बोरिंग तो हमारा फिनिश हो चुका है। चलिए फाइन। तो हम कितना इंटरेस्ट कैपिटलाइज करेंगे? इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज, इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज हम कितने कैपिटलाइज करना है? जो स्पेसिफिक बोरोइंग है उसका लोन है 2 lakhs, उसका लोन है 2 lakhs। ओके, अब हमने जो स्पेसिफिक बोरोइंग लिया है वो तो स्पेसिफिकली फॉर द प्रोजेक्ट लिया है, तो उसमें हम ये नहीं देखते हैं कि स्पेसिफिक बोरोइंग में से 1,50,000 फर्स्ट अप्रैल में हुआ है और 50,000 फर्स्ट अगस्त में इन्वेस्ट किया है, तो अगस्त से टाइम पीरियड काउंट करना है, ऐसा नहीं देखते हैं। स्पेसिफिक बोरोइंग पूरा कैपिटलाइज होगा। हमने कब लिया था लोन? हमने लोन लिया है फर्स्ट अप्रैल में, और हमारा कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ? 31 जनवरी, विच मीन्स हमारा जो स्पेसिफिक बोरोइंग है वो 10 मंथ्स के लिए, और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9%। चलो, तो स्पेसिफिक बोरिंग 2 लाख इंटू 9% इंटू 10/12, 10/12 मतलब अप्रैल से लेके जनवरी तक। सी मैं रिपीट कर रहा हूं, हमने इवन दो 1,50,000 तो चलो स्टार्टिंग में यूज किया था, दैट इज फाइन, पर 50,000 हमने अगस्त से यूज किया। पर जनरल बोरिंग क्योंकि हमने इस प्रोजेक्ट के लिए ही लिया है, तो उस पे इवन दो कुछ अमाउंट हमने अगस्त से यूज किया है, स्टिल कैपिटलाइजेशन अप्रैल से ही होगा। तो 2 lakhs पे 9% इंटू 10/12 दैट इज 15,000। तो ये हो गया हमारा स्पेसिफिक बोरिंग। और अब हम जनरल बोरिंग देखेंगे। जनरल बोरिंग में हम कितना कैपिटलाइज करेंगे? चलो कैलकुलेट करते हैं। देखो यहाँ पे ही है, जनरल बोरिंग का एवरेज रेट हमारे पास है 11.4375%। तो कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमने 1,50,000 यूज किया जनरल बोरिंग का, कौन सी रेट पे यूज किया? अगस्त। तो 1,50,000 हमने यूज किया है अगस्त में। ओके, रेट है 11 पॉइंट आई थिंक 4375, यस 11.4375%। कितने मंथ्स के लिए? ये हमने अमाउंट यूज किया अगस्त से, तो काउंट कीजिए अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। तो ये 6 मंथ्स का कैपिटलाइज होगा, 6 मंथ्स का कैपिटलाइज होगा। सेकेंड पार्ट हमने लिया था 3,50,000, ये वाला अमाउंट अक्टूबर। तो 3,50,000 पे सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज 11.4375%। और वो कितने मंथ्स के लिए होगा? हमने अक्टूबर में लिया, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 मंथ्स, 4 मंथ्स। और फाइनली जो लास्ट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट लास्ट है 1 लाख। ओके, जो लास्ट हमने 1 लाख लिया है वो हमने जनवरी में लिया है। तो 1 लाख इंटू 11.4375% इंटू 1/12, वो हमें 1 मंथ के लिए ही लेना है। चलिए कैलकुलेट करते हैं। 1,50,000 इंटू 11.4375% इंटू 6/12, 3,50,000 इंटू 11.4375% इंटू 4/12, and 1 lakh into 11.4375% into 1/12। तो हमारा टोटल इंटरेस्ट जो आया वो आया 22,875। तो टोटल इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज है 37,875। ये हमारा टोटल इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज। फाइन, अब इससे कनेक्टेड हम एमसीक्यू देख लेते हैं, इन्होंने क्या क्या पूछा है। दिस इज द मैक्सिमम व्हाट दे कैन आस्क, हमने जो किया। अब उसमें अब क्या क्या पूछा गया? व्हाट इज द कैपिटलाइजेशन रेट फॉर कंप्यूटेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट ऑन द बिल्डिंग बेस्ड ऑन जनरल बोरिंग? तो जनरल बोरिंग का कैपिटलाइजेशन रेट ये है। व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट ऑन स्पेसिफिक बोरिंग? तो देखिए हमने कैलकुलेट किया, स्पेसिफिक बोरिंग पे कितना था? 15,000। स्पेसिफिक बोरिंग का अमाउंट टू बी कैपिटलाइज था 15,000। एंड व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट ऑन जनरल बोरिंग? आई थिंक 22,000 कुछ था। यस, 22,875, 22,875 ए। दैट्स इट, विद दिस हमारा फर्स्ट पार्ट फिनिश हो गया। अब हम सेकंड पार्ट पे आते हैं जो एग्रीकल्चर से कनेक्टेड है, दैट इज इंड एस 41 फर्स्ट पार्ट। ओके, डी लिमिटेड इज अ ग्लोबली डाइवर्सिफाइड बिजनेस। मैं डायरेक्टली यहां से रीड करता हूं, ये तो जस्ट बेसिक इंफॉर्मेशन है कंपनी का। ओके, डी लिमिटेड फर्स्ट डेयरी बिजनेस परचेज कैटल एट एन ऑक्शन ऑन 30 जून X1। हमने इस डेट पे हमने कैटल्स परचेज किए हैं और उसका प्राइस है 10 lakhs। तो 10 लाख रुपीज के हमने कैटल परचेज किए। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग द कैटल बैक टू द एंटिटीज फार्म, हमने उस पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर किया है 1,000। सेलिंग प्राइस ऑफ द कैटल एज ऑन 31 March, ये तो एंड ऑफ द ईयर है। फाइन, द कंपनी वुड हैव टू इनकर सिमिलर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इफ इट वर टू सेल द कैटल। मतलब ये जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, ये फर्स्ट लाइन ये पढ़ के क्या लगता है, ये पढ़ के क्या समझ में आ रहा है हमें कि इट इज इनकर्ड बाय बायर, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है
कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग द कैटल बैक टू एंटिटीज फार्म, मतलब हम मार्केट से खरीदेंगे और हम अपने फार्म में लेके जाएंगे तो उसके ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट मतलब बायर इनकर करेगा। लेकिन फिर आगे लिखा है कि कंपनी वुड हैव टू इनकर सिमिलर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इफ वर टू सेल द कैटल एट ऑक्शन, मतलब अगर तुम्हें बेचना भी है तो भी इनकर करना पड़ेगा। इसका मतलब ये कॉस्ट बायर भी इनकर करेगा और सेलर भी इनकर करेगा। ओके, इन एडिशन टू एन ऑक्शनियर्स फी ऑफ 10% ऑफ सेल प्राइस, मतलब ये खर्चा भी है, लेकिन ये खर्चा कौन इनकर करेगा? आगे लिखा है तो ऑक्शनियर चार्जेस 2% ऑफ द सेलिंग प्राइस फ्रॉम बोथ बायर एज वेल एज सेलर, मतलब ये जो 2% है वो बायर भी इनकर करेगा और ये सेलर भी इनकर करेगा। कैलकुलेट द अमाउंट एट विच कैटल इज टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन एंड एट द ईयर एंड 31st मार्च शो करस्पॉन्डिंग जर्नल एंट्री। सी, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा ये बायोलॉजिकल एसेट है। बायोलॉजिकल एसेट का बेसिक रूल क्या होता है? हम जब एनिमल्स जो हमारे एग्रीकल्चर में यूज होते हैं, ऐसे बायोलॉजिकल एसेट को हम किस पे रिकॉर्ड करते हैं? वैल्यूएशन रूल क्या है एज पर इंडिया 41? इनिशियल रिकग्निशन एंड सब्सिक्वेंट रिकग्निशन। सी, मैं बता रहा हूं एज पर 41 हमारे जो बायोलॉजिकल एसेट्स मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं उसको वैल्यूएशन, उसका वैल्यूएशन इनिशियल एंड सब्सिक्वेंट, मतलब इनिशियल मतलब डे वन पे हम जब परचेज करते हैं वो दिन पे, एंड सब्सिक्वेंट मतलब हम जब ईयर एंड पे जब कोई भी हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, जब वो टाइम पे हम जब वैल्यूएशन करेंगे उसका मेजरमेंट किस पे होगा? दोनों में कॉमन रूल है, इट इज फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। ध्यान रखना इनिशियली भी एंड सब्सिक्वेंटली भी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। फाइन, अब हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हमने बायोलॉजिकल एसेट परचेज किया तो एंट्री होगा बायोलॉजिकल एसेट अकाउंट डेबिट ऑब्वियसली टू बैंक, बायोलॉजिकल एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये हमारा बेसिक जर्नल एंट्री होगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है वो देखो, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, देखो ध्यान दो, ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बताता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। चैप्टर सिंपल है, इंडिया 41, इंडिया बहुत सिंपल है, लेकिन बेसिक रूल समझो। बेसिक रूल क्या है? एंट्री तो सबको डेफिनेटली समझा, बायोलॉजिकल एसेट टू बैंक, लेकिन हम जब बैंक में एंट्री पास करेंगे यहाँ पे तो इसमें अमाउंट जो आएगा तो वो कैसे कैलकुलेट करना है, वहां पे हमें बायर के एंगल से सोचना है। थिंक एज इफ यू आर अ बायर, अगर हम बायर है तो हमने क्या पे किया होगा, हमें वो सोचना है। लेकिन जब बायोलॉजिकल एसेट हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं तो हमें सेलर के एंगल से सोचना है। देखिए ये इंडेक्स 41 का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़ा, सुनो फिर से सुनो। हम जब बैंक में अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे तो हमें बायर के एंगल से सोचना है। हाँ, ये सोचना है कि मैं बायर हूं तो मैं क्या पे करूंगा। लेकिन मुझे जब बायोलॉजिकल एसेट रिकॉर्ड करना है तो वो किस पे रिकॉर्ड होता है? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। इसका मतलब मुझे क्या सोचना है? लेस कॉस्ट टू सेल, मतलब मुझे ये सोचना है कि अगर मैं बेचने जाऊं, अगर मैं सेलर बन जाऊं तो मुझे क्या पैसे मिलेंगे, वो एंगल से हमें यहाँ पे सोचना है। चलो फाइन, तो देखते हैं हम इसमें क्या है। पहले बायर के एंगल से सोचते हैं, एज अ बायर मैं क्या पे कर रहा हूँ? एज अ बायर मैं 1 लाख पे करूंगा, फिर मैं कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग भी पे करूंगा और मैं 2% ऑक्शनियर फी भी पे कर रहा हूँ, जो नीचे लिखा था कि डिस्चार्ज फ्रॉम बोथ द बायर एंड द सेलर। तो इंडिया 41 का जब क्वेश्चन आएगा तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि कौन से एक्सपेंस बायर पे कर रहा है और कौन से एक्सपेंस सेलर पे कर रहा है। तो चलो यहाँ पे क्या अमाउंट आएगा बैंक में? 1 लाख प्लस 1,000 ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, प्लस 2% मतलब 1 लाख का 2%, ध्यान रखना 1 लाख वन का नहीं, 1 लाख का ये 2% इस पे चार्ज होगा 2%। तो टोटल मैं कितना अमाउंट पे कर रहा हूँ? 1,03,000। तो ये हो गया मेरा बैंक में एज अ बायर मैं क्या पे करूँ। ओके, अब बायोलॉजिकल एसेट किस पे दिखेगा? अब मुझे सोचना है एज अ सेलर कि चलो ये मैंने आज खरीद लिया, अगर आज का आज ही मैं बेचने जाऊं तो मुझे क्या हाथ में नेट पैसा मिलेगा? तो पहली बात मैं 1 लाख में बेचूंगा, लेकिन मुझे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा 1,000 और 2% ऑक्शनियर फी पे करना पड़ेगा। 2% किसका? सेलिंग प्राइस का। ये 2% अगेन इस पे चार्ज होगा, तो मुझे हाथ में नेट कितना पैसा मिलेगा? 97,000। तो विच मीन्स मैंने पेमेंट तो 1,03,000 किया है, पर अगर आज का आज मैं उसे बेचने जाऊं तो मुझे 97,000 ही मिलेगा, और वो ही मेरा वैल्यू होता है बायोलॉजिकल एसेट का। तो जो डिफरेंस है 6,000 वो कहां पे जाएगा? पीएनएल, वो लॉस है जो हम पीएनएल में डेबिट करेंगे। ये एंट्री अब हम कौन सी डेट में पास कर रहे हैं? ऑन द रेट ऑफ परचेज जो है 30th जून, ये हम 30th जून X1 में रिकॉर्ड कर रहे हैं। दैट्स इट। अब हम ईयर एंड पे आते हैं, ईयर एंड पे तो यहाँ पे ये 6,000 का लॉस है, फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान रखना। फाइन, अब हम ईयर एंड पे आते हैं 31st मार्च जो भी ईयर है। अब वहां पे हमें फिर से एसेट को वैल्यू करना है, रीवैल्यू करना है, रीमेजर करना है। तो हम किस पे मेजर करेंगे? सेम थिंग, हमें मेजर करना है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, हमें मेजर करना है एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। तो ईयर एंड पे उसका एसेट का फेयर वैल्यू क्या है वो देखो जरा। तो सेल प्राइस ऑफ द कैटल इज 1,10,000। ओके, तो हमारा फेयर वैल्यू है 1,10,000। अब माइनस कॉस्ट टू सेल भी तो करना पड़ेगा,
तो इसमें हम एक तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर करेंगे 1000, और इसमें हम 2% ऑक्शनियर फी। 2% किसका निकलेगा फिर से? 2% 1,10,000 का निकलेगा, दैट इज 2,200। तो हमें कितना नेट पैसा मिलता है? 1,10,000 माइनस 1,000 माइनस 2,200। तो नेट मुझे इतना मिलेगा, नेट मुझे इतना मिलेगा। ओके, लेकिन एट प्रेजेंट मेरा एसेट का बुक वैल्यू क्या था? मेरा एसेट का बुक वैल्यू 97,000, जो हमने 30 जून में रिकॉर्ड किया 97,000। तो कितना अप्रिशिएट हुआ ईयर एंड में? 97,000 उसका बुक वैल्यू था, कैरिंग अमाउंट था। तो मेरा ये एसेट 9,800 से इंक्रीज होगा, और जर्नल एंट्री बायोलॉजिकल एसेट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल 9,800। आई होप ये समझ गया होगा। दैट्स इट। तो अगर हम क्वेश्चन में आ जाए तो इन्होंने क्या पूछा है? व्हाट विल बी द गेन और लॉस ऑन इनिशियल रिकग्निशन? इनिशियल मतलब डे वन। डे वन पे हमारा गेन लॉस क्या था? तो डे वन में हमारा लॉस था 6,000 जो पीएनएल में जाएगा। तो वो है लॉस ऑन इनिशियल रिकग्निशन ऑन बायोलॉजिकल एसेट ऑफ 6,000। And what will be the gain loss and measurement of biological asset at the time of sale on at the time on 31st मार्च? बेसिकली 31st मार्च का पूछ रहे हैं, तो वो हमने अभी कैलकुलेट किया था 9,800 हमें ये, और ये हमारा प्रॉफिट है। ओके, ये हमारा प्रॉफिट है, तो 9,800 का प्रॉफिट। तो गेन ऑन रीमेजरमेंट ऑफ बायोलॉजिकल एसेट 9,800। ओके, आई होप ये भी क्लियर है। नेक्स्ट एमसीक्यू पे आते हैं। फाइन। डीलिमिटेड हैज सर्टेन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ओके, अब इन इसमें इससे कनेक्टेड एमसीक्यू जो है उसमें हमें डिस्कस करना है कि ये लाइबिलिटी है कि इक्विटी है। फाइन। सी जनरली हम फाइनेंशियल लाइबिलिटी के क्या बोलते हैं कि क्या फाइनेंशियल लाइबिलिटी होता है? व्हेन देयर इज एन ऑब्लिगेशन, व्हेन देयर इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे मनी और एनी अदर फाइनेंशियल एसेट। मतलब मुझे कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है कि मुझे किसी पार्टी को पैसा देना है, तो उसे हम फाइनेंशियल लाइबिलिटी बोलते हैं। अगर गवर्नमेंट को मुझे इनकम टैक्स या जीएसटी पे करना है, तो वो मेरा फाइनेंशियल लाइबिलिटी नहीं होता है। रीजन, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी नहीं होता है, वो स्टैट्यूटरी लाइबिलिटी है, वो लीगल लाइबिलिटी है एंड नॉट कॉन्ट्रैक्चुअल। मैंने क्या गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मैं इनकम टैक्स पे करूंगा? तो नहीं किया है। फाइन। Delimited has certain financial instruments, irredeemable preference shares, irredeemable preference shares with face value of 10 each and premium of 90. These shares carry dividend at 8% per annum. However, dividend is paid only when delimited declares dividend on equity shares. इसका मतलब सबसे पहले कैपिटल जो है वो तो irredeemable है, वो तो पे ही नहीं करना है, irredeemable। फाइन। और जो डिविडेंड है वो भी पेमेंट उसका ऑब्लिगेशन नहीं है, कंफर्म नहीं है कि देना ही पड़ेगा हर साल। अगर इक्विटी को देंगे तो इसको देंगे, मतलब हमारे पे ऑब्लिगेशन नहीं है। तो क्योंकि ऑब्लिगेशन नहीं है तो वहां पे भी कोई भी लाइबिलिटी नहीं है। अगर ऐसा होता है कि डिविडेंड देना कंपलसरी है पर कैपिटल देना कंपलसरी नहीं, वो इरेडीमेबल है, तो फिर कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा और हम उसे ब्रेक करेंगे इक्विटी और लाइबिलिटी कंपोनेंट में। ओके, फाइन। तो यहाँ पे ये क्या माना जाएगा? तो ये हमारा इक्विटी कंपोनेंट हो जाएगा, क्योंकि क्योंकि हमें नीदर हमें कैपिटल देना है जो ओरिजिनल कैपिटल है, और नॉर हमें उसका डिविडेंड पे करना है, क्योंकि वो भी कंपलसरी नहीं है। देयर इज नो ऑब्लिगेशन टू पे। तो इन्होंने क्वेश्चन में यही पूछा है, इरेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स विल बी अकाउंटेड फॉर इन द बुक्स ऑफ डीलिमिटेड एज इक्विटी। हम इसे इक्विटी मानेंगे। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है। ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जिसमें फिक्स्ड फॉर फिक्स्ड रूल हमें चेक करना होता है। ओके, बोरिंग फ्रॉम जेड लिमिटेड फॉर 10 lakhs, मतलब मैंने किसी पार्टी से 10 लाख रुपीज बोरो किए with settlement against issue of certain number of equity shares of D Limited whose value equals 10 lakhs. Fair value per share to determine total number of equity share to be issued be determined based on the market price of the shares of D Limited at a future date upon settlement of the contract. Okay, इसका थ्योरी समझ लो, कॉन्सेप्ट समझ लो क्या होता है, लॉजिकल भी समझा दूंगा, रूल वाइज भी बता दूंगा। सी लॉजिक कैसा होता है, हमने किसी पार्टी से लोन लिया है 10 lakhs का, और इस दिन पे मुझे वो 10 lakhs को रीपे करना है। फाइन, मुझे यहाँ पे उसे रीपे करना है। रीपेमेंट में मैं क्या, मैं कैश दे रहा हूं? नहीं, मैं शेयर्स दे रहा हूं। देखो, अगर कैश दे रहा होता ना तो देयर इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे मनी और एनी अदर फाइनेंशियल एसेट, तो वो डेफिनेटली फाइनेंशियल लाइबिलिटी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं इक्विटी दे रहा हूं। मैंने बोला पार्टी को मैं तुझे भाई इक्विटी शेयर दूंगा। अब बच्चे यहाँ पे क्या सोचते हैं काफी बार कि अरे सर इक्विटी शेयर देना है, इक्विटी शेयर देना है, तो फिर वो इक्विटी क्लासिफिकेशन हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। सपोज आज इसका मार्केट प्राइस सपोज है 50, ओके, और आगे जाके मार्केट प्राइस हो गया 80। सपोज शेयर्स का मार्केट प्राइस आज 50 है और आगे जाके मार्केट प्राइस सपोज 80 हो गया। अब मैंने पार्टी के साथ क्या सेटलमेंट किया है कि भाई मैं तुझे कैश दूंगा कि मैं तुझे शेयर्स दूंगा? तो मैं शेयर्स दे रहा हूं। ओके, शेयर्स देना है तो 10 लाख रुपीज डिवाइड बाई क्या, आज का मार्केट प्राइस कि आगे का मार्केट प्राइस, पहले वो समझ लेते हैं।
मुझे जब नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम कौन सा मार्केट प्राइस लेंगे, डे वन का मतलब स्टार्टिंग का मार्केट प्राइस लेंगे कि एंड का मार्केट प्राइस लेंगे, वो समझना है। तो सपोज अगर मैं बोलता हूँ, चलो हम दोनों सिनेरियो कंसिडर करेंगे। सपोज मुझे लेना है स्टार्टिंग का मार्केट प्राइस, तो 10 लाख अमाउंट डिवाइड बाई जो आज मार्केट प्राइस है, तो वो हो जाएगा 10 लाख डिवाइड बाई 50, दैट इज 20,000 शेयर। इसका मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ शेयर्स हमने डे वन पे फिक्स कर दिया। नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो हमने फर्स्ट डे पे ही फिक्स कर दिया कि भाई मैं तुझे 20,000 शेयर्स दूंगा। ये हमने फर्स्ट डे पे फिक्स कर दिया कि मैं पार्टी को 20,000 शेयर्स दूंगा। तो अब देखो लॉजिक समझते हैं, लॉजिक क्या है कि मैंने बोल दिया पार्टी को कि भाई मैं तुम्हें 20,000 शेयर्स दूंगा। अब आगे जाके आगे जाके क्या जरूरी है कि मार्केट प्राइस 50 ही रहेगा? तो ऑब्वियसली नहीं, मार्केट प्राइस 80 भी हो सकता है, मार्केट प्राइस 40 30 कुछ भी हो सकता है, हमें पता है। तो लॉजिक समझो कि जो सामने वाला पार्टी है, क्या उसे एग्जैक्ट 10 लाख ही मिलने वाला है? नहीं, उसे नंबर ऑफ शेयर फिक्स है 20,000, पर अमाउंट 10 लाख फिक्स नहीं है। उसे जो अमाउंट मिलेगा वो कितना होगा, वो होगा, वो कितना होगा? तो देखो सिंपल है, अगर आगे जाके मार्केट प्राइस 80 हो गया तो 20,000 इंटू 80, उसे 16 लाख मिलेगा। लेकिन आगे जाके मार्केट प्राइस हो गया 20, तो उसे 20,000 इंटू 20, तो 4 लाख रुपए ही मिलेंगे। तो जरूरी नहीं है ना कि उसे 10 लाख मिलेंगे, तो उसे ज्यादा भी मिल सकता है, उसे कम भी मिल सकता है। विच मीन्स जो लेंडर है, जिस पार्टी ने मुझे पैसा दिया है, वो रिस्क बेयर कर रहा है। उसे ज्यादा भी मिल सकता है, उसे कम भी मिल सकता है। अब वो क्योंकि रिस्क बेयर कर रहा है, इसीलिए तो हम उसको क्या कैटेगरी बोलेंगे, इक्विटी। इक्विटी। तो ये भले हमने लोन लिया है, पर इसका कैटेगरी, उसका क्लासिफिकेशन कहां पे होगा, इक्विटी कैटेगरी में। इक्विटी मतलब क्यों इक्विटी, आई होप लॉजिक समझा है। मैं फिर से बताता हूं कि मैंने उससे बोला भाई मैं तुझे आज ही नंबर ऑफ शेयर फिक्स कर देता हूं आज के मार्केट प्राइस के हिसाब से, 10 लाख डिवाइड बाई 50 जो कि आ रहा है 20,000 शेयर। पर क्या उसे जो मिलेगा वो एग्जैक्ट 20,000 ही होगा? बिल्कुल नहीं। आई मीन सॉरी, उसके उसे 10 लाख होगा तो वो बिल्कुल नहीं, क्योंकि आगे जाके अगर मार्केट प्राइस 80 हो गया तो उसे मिलेगा 20,000 इंटू 80, 16 लाख। पर आगे जाके मार्केट प्राइस 30 हो गया तो 20,000 इंटू 30, 6 लाख। तो उससे ज्यादा भी मिल सकता है, उससे कम भी मिल सकता है। तो वो रिस्क बेयर कर रहा है। अब वो क्योंकि रिस्क बेयर कर रहा है, इसीलिए हम उसे इक्विटी क्लासिफाई करेंगे। वेराज अगर मैं बोलूं सेकंड कैटेगरी की, नहीं भाई आज का नहीं, एंड में यहाँ पे जो मार्केट प्राइस होगा, यहाँ पे एंड में जो मार्केट प्राइस होगा जिस दिन मुझे रीपेमेंट करना है, वो प्राइस, तो उसके हिसाब से मैं नंबर ऑफ शेयर दूंगा। तो अब क्या होगा, क्या मैंने नंबर ऑफ शेयर डे वन पे फिक्स किया है? नहीं। तो आगे जाके अगर मार्केट प्राइस समझो 80 हो गया, 80, तो उसे कितने शेयर्स दूंगा, 10 लाख डिवाइड बाई 80, दैट इज 12,500 शेयर्स। लेकिन आगे जाके अगर मार्केट प्राइस 40 हो गया तो डिवाइड बाई 40, दैट इज 25,000 शेयर्स मैं उसे दूंगा। विच मीन्स आगे जाके हमें जो शेयर्स देना है वो फिक्स नहीं है। तो नंबर ऑफ शेयर्स, जो नंबर ऑफ शेयर्स है, नंबर ऑफ शेयर्स क्या वो फिक्स है? क्या वो हमने फिक्स कर दिया नंबर ऑफ शेयर्स? नंबर ऑफ शेयर्स नॉट फिक्स्ड, नॉट फिक्स्ड, नंबर ऑफ शेयर्स इज नॉट फिक्स्ड। आगे जाके जब जो प्राइस होगा उसके हिसाब से देंगे। तो क्या मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ कि इस सिनेरियो में जो ऑपोजिट पार्टी है उसे 10 लाख ही मिलने वाला है? नंबर ऑफ शेयर्स या तो ज्यादा होगा या कम होगा डिपेंडिंग ऑन द मार्केट प्राइस, लेकिन जो अमाउंट है वो 10 लाख ही मिलेगा। तो क्या वो रिस्क बेयर कर रहा है? नहीं। जब वो रिस्क नहीं बेयर कर रहा है तो वो है लाइबिलिटी। तो आई होप ये चीज समझ गया। और इसे हम ये बोलते हैं कि भाई अगर फिक्स फॉर फिक्स कंडीशन, फिक्स्ड फॉर फिक्स्ड कंडीशन पास हो गया है, अगर वो पास हो गया तो हम उसे इक्विटी क्लासिफिकेशन बोलते हैं। ये रूल है, फिक्स्ड फॉर फिक्स्ड अगर नहीं पास हुआ है तो हम उसे लाइबिलिटी। लॉजिक मैंने समझा दिया है अभी। फिक्स्ड फॉर फिक्स्ड पास हो गया मतलब फर्स्ट डे पे ही हमने नंबर ऑफ शेयर फिक्स कर दिया कि मुझे जो लेना है वो फिक्स है 10 लाख, और मुझे जो देना है वो है इक्विटी शेयर फिक्स्ड। मैंने डे वन पे फिक्स कर दिया तो हम उसे इक्विटी मानेंगे। और अगर ऐसा है कि हमने डे वन पे फिक्स नहीं किया, हमने बोला भाई मैं तुझे एंड में दूंगा, एंड में फिक्स करेंगे, तो उसे लाइबिलिटी का, लाइक दैट विल बी क्लासिफाइड एज लाइबिलिटी। आई होप ये समझ गया। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्या नंबर ऑफ शेयर फिक्स है, तो यहाँ पे लिखा है नहीं, फेयर वैल्यू पर शेयर बी डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर एट फ्यूचर डेट, मतलब एंड में डिसाइड करना है फेयर वैल्यू। तो क्या हमने डे वन पे नंबर ऑफ शेयर फिक्स किया है? नहीं। तो ये कौन सा कैटेगरी हो गया, नंबर ऑफ शेयर फिक्स नहीं है, मतलब पार्टी को कितना अमाउंट मिलने वाला है, एग्जैक्ट 10 लाख, उतने शेयर्स मिलेंगे कि अमाउंट 10 लाख ही रहे, तो इसे हम लाइबिलिटी कैटेगरी मानेंगे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है कि हम इसे क्या क्लासिफाई करेंगे, इट विल बी क्लासिफाइड एज फाइनेंशियल लाइबिलिटी। फाइन। तो क्योंकि इक्विटी शेयर देना है जस्ट बिकॉज, तो वी कैन नॉट से कि वो इक्विटी कैटेगरी हो गया। चलो आगे आते हैं। थर्ड एमसीक्यू ये भी डन हो गया है। ये अगेन थियोरेटिकल है थोड़ा सा, अगेन ये ओके, ये पार्ट तो जस्ट अगेन स्किप करके आगे जाता हूँ। एच लिमिटेड होल्ड्स 12% वोटिंग राइट्स इन जेड लिमिटेड, हमारे पास
12% वोटिंग राइट्स है जेड लिमिटेड के. जेड लिमिटेड बोर्ड कंप्राइजेस ऑफ 8 मेंबर्स एंड 2 ऑफ दीज मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय एच लिमिटेड कास्टिंग सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस. ओके, ईच बोर्ड मेंबर हैज वन वोट. क्या बता रहे हैं, हमारे पास 12% शेयर होल्डिंग है और एसोसिएट के रिलेशन होने के लिए 20% शेयर होल्डिंग जनरली माना जाता है. दैट इज वन सिनेरियो. लेकिन कुछ ऐसे सिनेरियोज भी है जहां पे हम शेयर होल्डिंग नहीं देखते, वी सी अदर फैक्टर्स और जिससे इन्फ्लुएंस कर सकता है कि नहीं कर सकता है पार्टी. तो अमंग द अदर फैक्टर्स होता है, देखिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दिया है. अमंग द अदर फैक्टर्स एक होता है रिप्रेजेंटेशन ऑन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और अदर गवर्निंग बॉडी. तो इस केसेस में 20% जरूरी नहीं हो जाता. क्या हो जाता है बताता हूँ. अब देखो ना यहाँ पे ये एग्जाम्पल में हमारे पास 8 डायरेक्टर्स हैं, उसमें से 2 डायरेक्टर्स तो हमारे कंट्रोल में है. 2 ऑफ दीज मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय एच, हम अपॉइंट करते हैं. तो 8 में से 2 डायरेक्टर मतलब 25% शेयर, 25% वोटिंग राइट्स हो गया ना. तो इसका मतलब जो भी वोटिंग होगा उसमें 25% वोटिंग हमारा होगा, प्रोवाइडेड जो डायरेक्टर्स है वो हमारे बोलने पे चले. तो इस सिनेरियो में भले हमारे पास शेयर होल्डिंग में 12% शेयर है, 20% नहीं हो रहे हैं, पर वोटिंग राइट्स में तो हो रहे हैं ना, हमारे पास 25% हो रहे हैं, तो हमारे पास सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है. इन दिस सिनेरियो एच लिमिटेड क्या हो जाएगा, व्हाट इज द रिलेशन जेड, सॉरी जेड लिमिटेड क्या हो जाएगा, हमारा एसोसिएट. जेड इज एन एसोसिएट ऑफ एच. आई होप दिस इज क्लियर. सेकेंड पॉइंट, एच लिमिटेड होल्ड्स, पहले मैं थर्ड पार्ट ले लेता, फिर सेकंड पे आता हूं, पहले थर्ड पार्ट ले लेते हैं. एच लिमिटेड इज ऑल्सो एंगेज इन द बिजनेस ऑफ फार्मास्यूटिकल्स. इट हैज इन्वेस्टेड इन द शेयर कैपिटल ऑफ वाई. एंड फिर से देखो यहाँ पे हमारा होल्डिंग है 15%, मतलब फिर से 20% वो नहीं उसने इन्वेस्ट किया है. अगर 20% होगा तो जनरली हम ये मानते हैं कि वो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, तो वो एसोसिएट बन जाएगा सामने वाला कंपनी और हम बनते हैं इन्वेस्टर. और लेकिन कुछ अदर फैक्टर्स भी देखना होता है, भले 10-12% भी है, लेकिन अगर अदर फैक्टर्स है, ये वाले केसेस जहां पे सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो इन दैट केस इवन तो हमारा 20% नहीं है, सामने वाला कंपनी हमारा एसोसिएट बन जाता है. चलिए रीड करते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास 15% है. वाई लिमिटेड इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ प्रोड्यूसिंग पैकिंग मटेरियल फॉर फार्मास्यूटिकल एंटिटीज. One of the incentive for H Limited to invest in Y was the fact that Y is engaged in the business of producing packaging material which is also used for H. वो जो प्रोडक्ट बना रहा है वो हम यूज करते हैं. Since last many years, almost 90% of the output of Y is procured by H. उसका 90% आउटपुट हम खरीदते हैं. तो इस सिनेरियो में भी स्टैंडर्ड ने हमें गाइडलाइंस दिया है कि देखिए ऐसे सिनेरियो में जहां पे हमारे पास भले 20% से कम शेयर होल्डिंग है, लेकिन कुछ हमारे पास हमारे उसके साथ ट्रांजैक्शन है, मटीरियल ट्रांजैक्शन है, हमारे 90% उसका आउटपुट हम खरीद रहे हैं. तो इन दिस सिनेरियो क्या बोला जाएगा, अरे डेफिनेटली इसमें सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है क्योंकि 90% आउटपुट हम खरीद रहे हैं. ओके, तो इस सिनेरियो में भी उसे जॉइंट सॉरी एसोसिएट माना जाएगा. तो वाई लिमिटेड इज एन एसोसिएट ऑफ एच लिमिटेड. अब सेकंड केस में आते हैं. ये थोड़ा सा डिबेटेबल टाइप है जहां पे हम दो आंसर दे सकते हैं. एच लिमिटेड होल्ड्स 10% द वोटिंग पावर ऑफ जी लिमिटेड. हमारे पास जी लिमिटेड के 10% वोटिंग राइट्स है. The balance of 90% voting power is held by 9 other investors, each holding 10%. Fine. हमारे पास 100% में से 10% वोटिंग राइट्स है और बाकी 90% वोटिंग राइट्स दूसरे 9%, 9 लोगों के पास है. सबके पास 10%, ईच होल्डिंग 10%, 10 करके ऐसे 10 इन्वेस्टर्स है इंक्लूडिंग हम. द डिसीजन अबाउट द रेलेवेंट एक्टिविटीज एक्सेप्ट decision about taking borrowing of G Limited are taken by members holding majority of the voting power. The decision about taking borrowings are required to be taken by unanimous consent of all the investors. Further, decision about taking borrowings are not a decision that most significantly affect the return of G Limited. अब क्या बोल रहे हैं हम, जो 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 डिसीजन है उसके दो टाइप के कैटेगरी है. एक बोरोइंग्स है और एक अदर डिसीजन है. बोरोइंग जो है इट इज नॉट सिग्निफिकेंट, वो कोई सिग्निफिकेंट नहीं है और ये यूनानिमसली लिया जा रहा है. यूनानिमसली मतलब 100% हाँ बोलेंगे तो ही वो डिसीजन लिया जाएगा. तो क्या यहाँ पे हमारा कंट्रोल है या जॉइंट कंट्रोल है, तो बिल्कुल नहीं. क्यों नहीं, क्योंकि हमारे पास तो 10% ही है. जब 10% है, अच्छा बोरोइंग जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, वो सिग्निफिकेंट नहीं है और क्योंकि सिग्निफिकेंट नहीं है तो उसको काउंट नहीं किया जाएगा, भले वो यूनानिमस भी है, हम इसे इग्नोर करेंगे. हमें अदर डिसीजन देखना है. अदर डिसीजन के लिए हमें सिंपल मेजोरिटी चाहिए. डिसीजन अबाउट द रेलेवेंट एक्टिविटीज आर टेकन बाय द मेंबर्स होल्डिंग मेजोरिटी ऑफ द वोट. तो हमें मेजोरिटी वोट से ही करना है. फाइन. अब हमारे पास तो 10% होल्डिंग ही है, लेकिन हमारे जैसे और दूसरे 9 लोग हैं जिनके पास 10% होल्डिंग है. तो क्या हमारा देखा जाएगा तो क्या कंट्रोल है, नहीं. क्या ज्वाइंट कंट्रोल है, नहीं. 50% से ऊपर तो है नहीं, तो कंट्रोल हो नहीं सकता है. क्या क्या हमारे पास सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है सो दैट ऑपोजिट पार्टी हमारा एसोसिएट बन जाए.
तो अपेरेंटली क्या होगा कि देखो हमारे पास तो 10% ही शेयर होल्डिंग है, 20% शेयर होल्डिंग होगा तो हम एसोसिएट बोलेंगे, तो 20% है नहीं, 10% है। और ना ही कुछ यहाँ पे जो मल्टीपल केसेस है इसमें से कोई केस फिट हो रहा है जहाँ पे हम बोलेंगे कि वो क्या वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का है या मटेरियल ट्रांजैक्शन है या कुछ इंटरचेंज ऑफ मैनेजरियल पर्सोनल या कुछ टेक्निकल इंफॉर्मेशन लिया गया दिया गया, ऐसे कुछ कंडीशंस नहीं है। ओके, तो अब हम क्या माने, क्या ये एसोसिएट है? तो फर्स्ट इंप्रेशन मेरा यही है कि एसोसिएट नहीं है, क्योंकि 20% भी नहीं है, ना ही कुछ सेपरेट इंफॉर्मेशन दिया गया है जो ये 5 कंडीशन में से कुछ डायरेक्टली सेटिस्फाई हो जाए। तो अब हम क्या करें? तो अपेरेंटली मुझे लग रहा है कि इसका आंसर है डी, एच लिमिटेड हैज इन्वेस्टेड इन जी लिमिटेड विद नो फर्दर रिलेशनशिप एज सब्सिडरी, एसोसिएट और जॉइंट वेंचर। ना ही एसोसिएट है, ना ही सब्सिडरी है, ना ही जॉइंट वेंचर है, कुछ नहीं है। फाइन, ओके। लेकिन इंस्टीट्यूट ने आंसर बी दिया है इसमें, आईसीआई का आंसर बी है। तो दूसरा थिंकिंग ये होता है, अगर मैं इस तरीके से सोचूं कि चलो मेरे पास तो 20% नहीं है, पर और बाकी लोग जो है वो उनके पास भी तो 10-10-10% ही है, सबके पास 10-10-10 है। तो इन अ वे हम शायद मे बी हम थोड़ा सा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा शेयर होल्डर्स है नहीं कंपनी में, 10 ही शेयर होल्डर है और सबके पास 10-10-10 शेयर होल्डिंग ही है और डिसीजन मेजोरिटी से निकल रहा है। तो हम इन अ वे बोल सकते हैं कंसिडरिंग अदर सर्कमस्टांसेस कि भाई सबके पास ही 10% है, तो हमारे पास तो एक टाइप का ये पार्टिसिपेशन इन पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस थोड़ा सा हो जाएगा, क्योंकि 10 में से मैं भी तो एक को जो पार्टिसिपेट करूंगा, तो आई एम इन अ पोजिशन टू इन्फ्लुएंस। ओके, तो आई फील ये दोनों आंसर हो सकता है, पर इंस्टीट्यूट ने बी लिया है तो विल जस्ट गो विद बी। ओके, चलिए, आई होप ये पॉइंट सबको समझ गया होगा। अब आगे जाती है, ये दोनों तो बेसिक थ्योरी है। विद रिस्पेक्ट टू द बेस्ट practice is applicable to all companies, which of the following statement is incorrect? कौन सा incorrect है वो बताना है। Comply with standards and regulation, but also ensure that financial statements are effective part of wider communication with stakeholders, definitely correct है, ये तो होना ही चाहिए। Disclose complete information in the financials, obviously to avoid any further way, तो ये भी होना चाहिए, ये भी करेक्ट है। Reduce generic disclosures and focus on company specific disclosures, करेक्ट है, हमें company specific disclosures ज्यादा देना है। Do not disclose assumptions and basis so that users are not misled, ये incorrect statement है, this is the answer। इनफैक्ट हम जो भी assumptions लेते हैं, जो भी हमारे अकाउंटिंग पॉलिसीज है, हमारे अकाउंटिंग एस्टिमेट्स हमें डिस्क्लोज करने पड़ते हैं। फाइन, लास्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोएक्टिव मेजर्स डू नॉट मिटिगेट साइबर सिक्योरिटी रिस्क? कौन सा डू नॉट मिटिगेट, कौन सा मिटिगेट नहीं करता है? ओके, ये जनरल क्वेश्चन है। अगेन, एंश्योर दैट ऑल पासवर्ड्स आर सिंपल एंड आर नॉट चेंज रेगुलरली, तो ये है, ये दिस द आंसर, क्योंकि ये एक है जो रिस्क को मिटिगेट नहीं करेगा। अगर मैं पासवर्ड सिंपल रखूं तो कोई भी उसे ब्रेक कर लेगा, वो पासवर्ड कोई भी हैक कर लेगा उस टाइप का, तो ये दिस डज नॉट मिटिगेट रिस्क। बाकी सबसे रिस्क मिटिगेट हो जाएगा। देखो, इंक्लूड प्रोसीजर फॉर डिटेक्टिंग, कंटेनिंग एंड मिटिगेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ अ साइबर अटैक से करने के लिए। एंश्योर दैट फायरवॉल्स और अदर सिक्योरिटी मेजर्स आर इन प्लेस, अगर सब आर इन प्लेस तो उससे हमारा रिस्क कम हो जाता है। एंश्योर दैट डेटा बैकअप्स आर परफॉर्म रेगुलरली, अगर हम डेटा बैकअप रेगुलरली करेंगे तो उससे रिस्क अगेन मिटिगेट हो जाता है साइबर सिक्योरिटी का। फाइन, आई थिंक ये काफी सिंपल था। दैट्स इट, आई विल स्टॉप ओवर हियर। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन। ओके, चलो बाय। ओके।